देखिए छात्रों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान सन 2023 346 बीएस का पेपर हल किया था। आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान 2022 पेपर कोड है जिसका 346 जीई हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले का क्या कह रहा है? एफ फोकस दूरी का उत्तल लेंस 2f फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो लेंस हैं, एक कौन सा है? उत्तल लेंस है और दूसरा कौन सा है? अवतल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी f दी हुई है और अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी हुई है? ये देखिए 2f दी हुई है। तो ये पूछ रहा है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी हुई है। हमने मान लिया उत्तल लेंस की फोकस दूरी को f1 बराबर दिया हुआ है f। दूसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है? अवतल लेंस की फोकस दूरी। अवतल लेंस की फोकस दूरी को हमने मान लिया f2। कितनी दी हुई है? 2f के बराबर। हम लोग छात्रों जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है और जो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। इसलिए 2f के सामने हम काय का साइन लगा लेंगे? माइनस का। पूछ का रहा है कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताओ, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमने मान लिया संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है? कैपिटल F है, जो हमें ज्ञात करनी है। तो छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f1 का मान कितना है? f के बराबर प्लस f2 का मान देखो छात्रों -2f के बराबर है। अब इसे हम लोग हल कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस 1/2f। 1/f कॉमन ले लो तो कितना बचेगा? 1 - 1/2। हल कर लेते हैं। 1/f ये बटे 1 लेके लासा ले लें, 2 एकम 2 त्रियक गुणा इसका इसमें और इसका इसमें, तो 2 एकम 2 - 1 एकम 1। हल कर लो। 1/f 2 में से 1 कम होगा 1/2। अभी ये किसका मान निकल के आया छात्रों? 1/f। तो हमारा कितना हो जाएगा कि 1/f बराबर 1/1 एकम 1 और 2 का f में गुणा करेंगे 2f। तो त्रियक गुणा कर लो, f का 1 में 2f का 1 में, कैंची गुणा जिसे बोलते हैं। तो f बराबर आ जाएगा 2f। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी आ गई छात्रों? 2f। तो देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है। पहला में तो माइनस का 2f है, दूसरा में प्लस का 2f है, तीसरा में प्लस के 3f है, चौथा में प्लस के 2f/3। तो हमारा कितना आंसर आया? प्लस के 2f। तो देख लो कौन सा विकल्प सही है। ये देख लीजिए सेकंड विकल्प सही है। तो हम लोग हल में क्या लिख देंगे कि सेकंड विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर पहले का ख नंबर क्या है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति निरोधी विभव V के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान होगी। ये सवाल है। तो देखिए कैसे हम लोग हल करेंगे। हम जानते हैं कि E बराबर EV,
और हम ये भी जानते हैं फार्मूला होता है E बराबर एच न्यू। इसे डाल दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्के डाल दें इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए ये भी E का मान है और ये भी E का मान है, तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। देखिए लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, जब ई बराबर है तो जब लेफ्ट लेफ्ट के बराबर होंगे तो राइट राइट के बराबर हो जाए, तो यहां से हो जाएगा ई बी बराबर एच न्यू। तो ये हो जाएगा ई बी बटे, अगर हम इधर न्यू का भाग दे दें तो यहाँ कितना बचेगा, अकेला एच। ये देखो ई गुणा वाले का नीचे लगा दो भाग, तो ये हो जाएगा वी ए न्यू बराबर एच बटे ई। ये निकल के आ गया संबंध। तो देखिए छात्रों कौन सा विकल्प सही है। पहले विकल्प में एच दिया है, दूसरे विकल्प में ई बटे एच, तीसरे विकल्प में एच बटे ई और चौथे विकल्प में न्यू बटे बी। तो देख लीजिए मिलान कर लीजिए कौन सा हमारा हो जाएगा, एच बटे ई। तो देख लिए कौन सा विकल्प सही है, थर्ड विकल्प सही है। तो हम लिखेंगे थर्ड विकल्प सही है। किस किस में ग्राफ पूछ रहा था, न्यू और बी में। तो न्यू और बी में ग्राफ निकलेगा, कितना मान आएगा, एच बटे ई। क्वेश्चन नंबर पहला का गा, इसमें क्या कहा है, प्रदर्शित पीएन संध डायोड में कौन सा अग्र अवनत है। अग्र अवनत के लिए ये देखो पहला वाला विकल्प सही है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट विकल्प सही है। तो ये जो चित्र दिया है अग्र अवनत का, ये कौन सा है, पहले वाला है, इसका विकल्प फर्स्ट सही है। घ नंबर देखिए छात्रों, दो बिंदु आवेशों के बीच एफ न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। कितना बल है, एफ न्यूटन का। यदि आवेशों को के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल होगा। ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए छात्रों कैसे हल करेंगे इसे। हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़ा है। जब इसे किसी माध्यम में रख दिया जाता है जिसका परावैद्युतांक के है, तब लगने वाला बल कितना हो जाएगा, माध्यम है तो हमने लिख लिया एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे डाल दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग देने पर दे दीजिए भाग, तो क्या करेंगे, लेफ्ट का लेफ्ट में भाग देंगे और राइट का राइट में। तो यहां से निकल के आ जाएगा एफ बटे एफ एम बराबर, ऊपर कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और नीचे भी इतना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये देखो ये के छोड़ के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कट गया, तो ये कितना बचा यहाँ पर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर बटे Q1 Q2 बटे के आर स्क्वायर। Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया,
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो ये कितना बचा 1/के। तो ये नीचे वाला के कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो यहां से निकल के आ जाएगा हमारा F/Fm बराबर के। ये निकल के आ गया, बटे 1 मान के क्रॉस मल्टीपल कर दो, इसका इसमें और इसका इसमें, तो Fm का के में हो जाएगा। तो यहां से हमारा निकल आएगा Fm इंटू के बराबर F, और यहाँ से अगर हम Fm का मान निकालना चाहें तो गुणा वाले का नीचे क्या लग जाएगा भाग, तो ये आ जाएगा Fm बराबर F/के। तो देख लीजिए छात्रों कौन सा विकल्प सही है। पहले विकल्प में दिया है KF, सेकंड विकल्प में दिया है K/F, थर्ड विकल्प में दिया है अकेला F, और फोर्थ में विकल्प में दिया है F/के। तो इसने क्या पूछा था, किसी माध्यम में पूछा है, तो माध्यम में कितना निकल रहा है लगने वाला बल F/के। F/के कौन सा विकल्प सही है हमारा, चौथा विकल्प सही है। तो हम यह लिखेंगे फोर्थ विकल्प सही है। तो छात्रों कौन सा विकल्प हमारा सही है, ये चौथा वाला विकल्प सही है। 11 नंबर क्या है, L लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा जाता है। कुंडली में वैद्युत धारा I प्रवाहित करने पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पूछा है, किस पर, केंद्र पर निकालना है हमें चुंबकीय क्षेत्र। कहा गया है कि L लंबाई के एक तार को, छात्रों समझिए पहले थोड़ा, कि कोई एक तार है, ये है, जिसकी लंबाई कितनी है L लंबाई के एक तार को वृत्ताकार कुंडली में, इस तार को मोड़ के इस तरह से गोल कर दिया गया, ये गोल वृत्ताकार बना दिया गया। इस लंबाई L ही रही है, लंबाई कितनी रही है L लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा जाता है। कुंडली में वैद्युत धारा I प्रवाहित करते हैं, इसमें वैद्युत धारा कितनी प्रवाहित कर रहे हैं I। तो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है हमें। देखो सरल है छात्रों, क्या करना है इस पे, इसमें दिया है L लंबाई के तार को जब वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ दिया जाता है, तो ये पूरी घूमने को आसपास को क्या कहते हैं हम लोग, परिधि। इसे क्या बोलते हैं, परिधि। L बराबर हो गई परिधि। हमने मान लिया इस कुंडली की, जो वृत्ताकार कुंडली है, इसकी त्रिज्या हमने कितना मान लिया छात्रों, R है। तो इसका सूत्र हो जाएगा L बराबर, परिधि को कहते हैं हम लोग 2πr। यहां से अगर हम R का मान निकालना चाहें तो जो गुणा वाले 2π है उसका इधर भाग लग जाएगा, तो L/2π बराबर R। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग जानते हैं कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों ने छात्रों निगमन किया है, क्या है कि B बराबर μ0 I/2r। समीकरण नंबर 1 से R का मान उठा के यहां रख दीजिए। समीकरण नंबर 1 से R का मान रखने पर, तो ये हो जाएगा B बराबर μ0 I/2, R का मान कितना है L/2π। ये 2 से 2 गया कट, ये 2 से 2 कट जाएगा, नीचे वाली पाई कहाँ पहुंच जाएगी ऊपर, तो ये हो जाएगा
म्यू जीरो पाई आई अपॉन एल। तो यहाँ से हमारा सूत्र निकल के आ गया बी बराबर म्यू जीरो पाई आई अपॉन एल। ये आ गया। ये वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो देख लीजिए छात्रों, विकल्प कौन सा है। पहला विकल्प दिया है म्यू जीरो पाई आई बटे एल, सेकेंड दिया है 2 म्यू जीरो पाई आई बटे एल, थर्ड में दिया है म्यू जीरो आई बटे 2एल और फोर्थ में दिया है म्यू जीरो पाई आई बटे 2एल। तो मिलान कर लीजिए छात्रों, कौन सा है म्यू जीरो पाई आई बटे एल। ये देखिए फर्स्ट विकल्प इसका सही है। कौन सा सही है, फर्स्ट। तो हम लोग लिख देंगे फर्स्ट विकल्प सही है। 4 नंबर इसका है कि λ1 λ2 तथा λ3 क्रमशः दृश्य प्रकाश एक्स किरणों, कौन सी किरणों के लिए, एक्स किरणों तथा सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य निरूपित करती है। तो इसका छात्रों जो विकल्प है ये चौथा विकल्प सही है। तो हम लिखेंगे फोर्थ विकल्प सही है। देखिए छात्रों, अभी हमने सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर पहला के ये 6 भाग सॉल्व किए थे। अब आ गया सेक्शन नंबर बी। इस सेक्शन नंबर बी में पहला में तो देखो थ्योरी वाला है, दूसरा भी तीसरा भी, और इसका जो घ नंबर है इसके बाद 4 नंबर है, ये दो न्यूमेरिकल पोर्शन है। तो देखिए छात्रों, इसका घ नंबर क्या है, हल क्या दिया हुआ है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान दिया हुआ है, कितना है √2। ये दिया हुआ है धारा का वर्ग माध्य मूल मान। धारा का वर्ग माध्य मूल है, इसे हमने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, IRMS। धारा के वर्ग माध्य मूल मान को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं IRMS बराबर कितना दिया है √2। पूछा क्या गया है, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान निकालने, इसे हम कहते हैं I0। I0 हमें ज्ञात करने हैं। हम जानते हैं कि हम लोगों ने छात्रों सूत्र पढ़ा है IRMS बराबर I0 अपॉन √2। ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। IRMS का मान कितना दिया है, देखो छात्रों √2। तो IRMS की जगह हम लोग लिख देंगे √2 बराबर I0 बटे √2 बटे एक मान के क्रॉस मल्टीपल कर लो। तो एक का I0 में मल्टीप्लाई होगा तो I0 ही रहेगा, और √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा I0 बराबर 2 एम्पियर। यही हमारा इसका हल हो गया। तो धारा का शिखर मान कितना आ गया, I0 बराबर 2 एम्पियर। 4 नंबर में क्या है कि 1 फैरेड वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, गोलीय चालक की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए छात्रों कैसे हल करेंगे इसे। सबसे पहले ये देखना है दिया क्या गया है, गोलीय चालक की धारिता दी हुई है। चालक की धारिता को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C से। कितनी दी हुई है, 1 फैरेड। गोली चालक की धारिता कितनी दी है, 1 फैरेड, यानी C का मान दिया हुआ है 1 फैरेड। पूछा गया क्या है,
गोलीय चालक की त्रिज्या, गोलीय चालक की त्रिज्या हमने मान ली गोली चालक की त्रिज्या कितनी है a, तो हमें a ज्ञात करनी है। हम लोगों ने छात्र सूत्र पढ़ा है कि गोली चालक की धारता के लिए निगमन भी किया हुआ है। क्या किया था हमने लोगों ने कि C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए, जहां ए बराबर क्या है, गोलीय चालक की त्रिज्या। ये हम लोगों ने निगमन किया था वहां पर, तो वहां गोली चालक की त्रिज्या कितनी ली थी ए है गोली चालक की त्रिज्या और सी क्या है, गोली चालक की धारता। तो रख दीजिए मान सी का मान कितना दिया हुआ 1, तो ये 1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए, गुणा के रूप में जो है उसका नीचे क्या लग जाएगा भाग, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर ए। ये मान निश्चित है, स्थिर है, इसे तो हम लोग को मालूम ही है कितना होता है 9 गुणे 10 पे पावर 9 बराबर ए। तो हमारा आंसर निकल आया ए बराबर 9 गुणे 10 पे पावर 9 मीटर। तो हम लोग लिख देंगे गोलीय चालक की त्रिज्या बराबर कितनी हो गई 9 गुणे 10 पे पावर 9 मीटर। यही हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। गोली चालक की त्रिज्या कितनी निकल आई 9 गुणे 10 पे पावर 9 मीटर। देखिए छात्रों, सेक्शन बी में सिर्फ 2 क्वेश्चन ही दिए गए थे, घ नंबर और 4 नंबर न्यूमेरिकल पोर्शन। इसके बाद आ जाइए सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर तीसरे का दिया हुआ है और ये निगमन टाइप का है थोड़ा, चलो देख लीजिए कैसे इसे हल करेंगे हम लोग। देखिए छात्रों क्या कहा है, बोहर मॉडल की सहायता से सिद्ध कीजिए कि किसी परमाणु के भीतर किसी स्थायी कक्षा की परिधि, स्थायी कक्षा की परिधि उस कक्षा के संगत इलेक्ट्रॉन के डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के पूर्ण गुणज में होती है। ये हमें सिद्ध करना है, पूर्ण गुणज के रूप में होती है। तो देखिए कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे इसे। सबसे पहले हम लोग कहां से शुरू करेंगे, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है परमाणु का बोहर मॉडल, तो हम लिखेंगे परमाणु का बोहर मॉडल के अनुसार, किसके अनुसार, परमाणु का बोहर मॉडल के अनुसार किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग, ने सूत्र पढ़ा है J बराबर NH/2 पाई। छात्रों हमने पढ़ा है J बराबर MBR, तो ये हो जाएगा NH/2 पाई। यहाँ से हम MB का मान निकालना चाहें तो MB बराबर हो जाएगा NH/2 पाई R, गुणा वाले R का नीचे क्या लग जाएगा भाग, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली
तरंगदैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य बताओ छात्रों कितनी होती है। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h/mv, ये सूत्र होता है इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h/mv, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या लिखेंगे छात्रों, समीकरण नंबर 1 से mv का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 से जो mv का मान है ये उठा के किस में रख दें, समीकरण नंबर 2 में। तो देखिए छात्रों कितना आ जाएगा, लैम्डा बराबर h/mv, mv का मान कितने के बराबर है ये nh/2πr, तो यहाँ हो जाएगा nh/2πr, नीचे वाली संख्या पहुंच जाएगी ऊपर, तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर h गुणे 2πr/nh, h से h गया कट, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा लैम्डा बराबर 2πr/n बटे 1 मान के क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो 1 का जब मल्टीप्लाई होगा 2πr तो इतना ही रहेगा, तो 2πr बराबर कितना हो जाएगा, n का लैम्डा में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा n लैम्डा, ये निकल के आ गया। तो ये हम लिख सकते हैं कक्षा की परिधि बराबर कितनी निकल आई n लैम्डा। यही पूछा गया था क्वेश्चन में क्या, कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के पूर्ण गुणज में होती है, जहां n क्या है, n ये पूर्ण गुणज है, पूर्ण गुणज का मतलब यहाँ n बराबर क्या है 1 2 3 4 पूर्ण गुणज है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का हल हुआ। देखिए छात्रों सेक्शन सी में अब खा नंबर में तो पूछा गया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए, तो ये तो आप लोग पढ़ ही लोगे। अब न्यूमेरिकल पोर्शन में एक इसका गा नंबर है, देखिए छात्रों इसे हम लोग कैसे हल करेंगे। क्या कहा है कि किसी धातु प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति, क्या है आपतित प्रकाश की आवृत्ति 2 गुनी बढ़ाने पर, कितने गुनी बढ़ा रहा है 2 गुनी बढ़ाने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पूछ रहा है क्या पड़ेगा। तो छात्रों हम लोग जानते हैं कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा छात्रों कितनी होती है, E के बराबर h न्यू माइनस W, इक्वेशन नंबर 1। अब सवाल में क्या कह रहा है कि अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को क्या गुना करते 2 गुना बढ़ाने पर, तो ये जो आवृत्ति है इसको क्या गुना बढ़ा रहा है, ये 2 गुना बढ़ा रहा है, तो हम लिखेंगे आपतित प्रकाश की आवृत्ति को, आपतित प्रकाश की आवृत्ति को कितने गुना बढ़ा रहा है 2 गुना बढ़ाने पर। जब इसकी आपतित प्रकाश की आवृत्ति को 2 गुना बढ़ा देगा छात्रों, तो ये कितनी हो जाएगी, हमारी नई गतिज ऊर्जा हो जाएगी E के डैश, हमने से डैश मान लिया है 2h न्यू माइनस W, इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
तो गतिज ऊर्जा जो प्रभाव पड़ेगा तो देख लो, इसमें से ये घटा दो, पता चल जाएगा कितनी हो जाएगी। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 घटाने पर, तो लेफ्ट को लेफ्ट से घटाएंगे छात्रों और राइट को राइट से। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड हमारी है ई के डैश माइनस ई के बराबर, इधर देख लो 2h न्यू माइनस डब्लू माइनस, इधर देख लीजिए कितनी दी है h न्यू माइनस डब्लू। अब देखिए छात्रों, कोष्टक खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 2h न्यू माइनस डब्लू माइनस, कोष्टक के पहले माइनस है इसलिए अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा h न्यू माइनस का हो जाएगा ये छात्रों प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये w से w हो गया कैंसिल, तो ये हमारा निकल के आ गया ई के डैश माइनस ई के, तो ये आ जाएगा यहाँ से ई के डैश माइनस ई के बराबर 2h न्यू में से एक h न्यू कम हो गया तो कितना बचा, कट जाएगा एक, तो सिर्फ बचेगा h न्यू, इतना बचा। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, पहले देखो इतनी थी h न्यू माइनस डब्ल्यू, अब इसमें से ये जो घटी हुई चीज ये कम हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो h न्यू जो गतिज ऊर्जा है फोटो इलेक्ट्रॉन की ये क्या है, बढ़ जाएगी, क्योंकि किस संख्या में अगर कोई चीज घट जाएगी तो वो कम हो जाएगी, और अब घटेगी तो आए नहीं, ये खत्म हो गया, यहाँ से देखो सिर्फ h न्यू बचा है, तो हम लिखेंगे अतः उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या फर्क पड़ेगा, जो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो प्रारंभ में गतिज ऊर्जा थी उससे ये क्या होगा, बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का घ, तांबे के 3 तारों के द्रव्यमान 1:3:5 के अनुपात में तथा उनकी लंबाइयां 5:3:1 के अनुपात में हैं, तो वैद्युत प्रतिरोधों में क्या अनुपात होगा। वैद्युत प्रतिरोधों में अनुपात पूछ रहा है। माना कि तीन तारों के द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 m3 है तथा तीन तारों की लंबाइयां क्रमशः L1 L2 L3, ये मान लिया हमने। क्या माना हम लोगों ने, 3 तार हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 m3 हैं तथा 3 तारों की लंबाइयां क्रमशः L1 L2 L3। प्रश्नानुसार ये हमें दिया हुआ है क्या, m1 अनुपात m2 अनुपात m3 बराबर 1:3:5 और L1 अनुपात L2 अनुपात L3 बराबर 5:3:1, ये दिया हुआ है। अब देखिए छात्रों, हमने क्या पढ़ा है, द्रव्यमान बराबर
आयतन गुणे घनत्व। ये हमने पढ़ा हुआ है। हम लोगों ने द्रव्यमान को मान लिया m, आयतन। अब देखिए छात्रों, आयतन तार कैसा होता है? बेलनाकार होता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच गुणे घनत्व को डी। अब देखिए छात्रों, यहाँ पे हम लोग एच नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि तार में क्या होती है? लंबाई होती है ना। तो एच के स्थान पे हम लोग यहाँ क्या लेंगे? एल, क्योंकि 3 तार है जिसकी लंबाइयां हमें दी हुई हैं। ऊंचाइयां तो दी नहीं है, क्या दिया है? लंबाइयां। अब यहां से अगर हम m बराबर लिखना चाहें पाई आर स्क्वायर, ये क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की अंग्रेजी क्या होती है? एरिया। तो इसे हम ए लिख सकते हैं, तो हो जाएगा ALD। अगर यहां से हम ए का मान निकालना चाहे तो गुणा वाले LD का नीचे भाग लग जाएगा M/LD बराबर ए। ये निकल आया। तो अगर हम पहले तार की बात करें तो पहले तार के लिए हम लोग लिख सकते हैं A1 बराबर M1/L1D। दूसरे तार के लिए लिखना चाहें तो हम लिखेंगे A2 बराबर M2/L2D। तीसरे तार के लिए अगर लिखना चाहें तो यहाँ से आ जाएगा A3 बराबर M3/L3D। तीनों में D जो घनत्व है वो समान रहेगा। अब हम यहाँ से अगर A1, A2, A3 में अनुपात निकालना चाहें तो देखिए छात्रों कैसे निकालेंगे हम। A1 अनुपात A2 अनुपात A3 बराबर कितना हो जाएगा? M1/L1D अनुपात M2/L2D अनुपात M3/L3D। अब क्या करेंगे? D देखो तीनों में कॉमन है तो ये कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा M1/L1 अनुपात M2/L2 अनुपात M3/L3। ये हो जाएगा। अब इनके देखो अनुपात दिए हुए हैं, कितना हो जाएगा? ये इसका अनुपात दिया है M1 वाला 1/3/5 और L1, L2, L3 के कितने दिए हैं? 5/3/1। ये मान रख देंगे। अब इसे हम लोग सरल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे? ये अनुपात के निशान हम लोग यहाँ ऐसे लगाएंगे बीचों बीच। अब इसे हम लोग सरल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे? ये देखो कट रहा है 3 एकम 3, तो ये हो गया 1/5/1/5। अब हमें नीचे वाली संख्या को हटाने होती है, तो हम कैसे हटाते हैं? तीनों पद में हम लोग 5 का गुणा कर देंगे। ये 5 है बट्टे वाले हटाने हैं, तो 5 का गुणा कर दो तो 5 से 5 कट जाएगा। तो जो हो जाएगा 1/5 अनुपात 1 में गुणा 5 अनुपात 5 में गुणा। जो गुणा होता है वो सभी संख्या होता है। अनुपात में क्या होता है? जैसे अभी हमने सभी में से ये D कॉमन था तो निकाल दिया था। अगर हमने निकाल दिया है तो वो संख्या को गुणा भी कर सकते हैं हम लोग। इसमें 5 का गुणा, ये कट गया 5 एकम, तो हो गया 1/5 एकम 5 अनुपात 25। ये हमारा काय का अनुपात निकल के आ गया छात्रों। A1 अनुपात A2 अनुपात A3, ये हम लोगों ने निकाल लिया। यहाँ सवाल में पूछा क्या गया है? सवाल हमें निकालने क्या है? प्रतिरोध में अनुपात। तो हम लोग प्रतिरोध में अब निकालेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे। We know that, हम जानते हैं कि सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है कि ρ बराबर RA/L। ये फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने। यहां से R की वैल्यू निकालना चाहें तो बटे 1 मान के क्रॉस मल्टीपल कर दें तो ये हो जाएगा RA बराबर ρ×L। यहां से हम लोग R का मान निकालने चाह रहे हैं तो ρ×L बटे 1 गुणा वाले का नीचे में भाग लग जाता है, 1 का नीचे लग जाएगा भाग। अब छात्रों देखिए, तार हमारा एक तो है नहीं, तार कितने हैं? 3।
तो पहले तार के लिए हो जाएगा हमारा यहाँ से R1 बराबर रो L1 बटे A1। दूसरे तार के लिए हो जाएगा R2 बराबर रो L2 बटे A2। तीसरे तार के लिए हो जाएगा R3 और रो L3 बटे A3। ये तीनों तारों के लिए हो गया। अब छात्रों क्या पूछा गया इन तीनों में अनुपात, तो अनुपात कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लिखेंगे यहाँ से R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर रो L1 बटे A1 अनुपात रो L2 बटे A2 अनुपात रो L3 बटे A3। देखो छात्रों तीनों में कोई चीज कॉमन है, हाँ रो देखो तीनों में कॉमन है तो रो को हम लोग कॉमन निकाल देंगे, तो जी हो जाएगा L1 बटे A1 अनुपात L2 बटे A2 अनुपात L3 बटे A3। ये आ गया, ये निकल के आ गया। अब हम लोगों को L1 L2 L3 के अनुपात मालूम ही है, A1 A2 A3 अभी हम लोगों ने निकाल ही लिया है, मान रख देंगे हल कर लेंगे। ये पेपर में दिया गया है L1 अनुपात L2 अनुपात L3 बराबर 5 अनुपात 3 अनुपात 1, ये पेपर में दिया गया अपना। और A1 A2 A3 जी अनुपात हम लोग निकाल चुके हैं, A1 अनुपात A2 अनुपात A3 कितना 1 अनुपात 5 अनुपात 25, ये निकाल चुके हम लोग। तो ये सारे मान हम उठा के यहाँ पर रख देंगे तो हमारा प्रतिरोधम अनुपात मालूम हो जाएगा। तो हमारा निकल आएगा यहाँ से R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर, रख दीजिए ऊपर कितने हैं 5 बटे 1 अनुपात 3 बटे 5 अनुपात 1 बटे 25, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, नीचे की जो संख्या है 25 5 इसे हटाना है। तो अनुपात में तो क्या होता है, कैसे हटाते हैं हम लोग, जैसे 25 और 5 इनका अगर हम एलसीएम लेना चाहे लासा तो कितना आएगा 25, और उसी संख्या से सभी पद में गुणा कर दीजिए। चलो करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 में गुणे 25 अनुपात 3 में गुणा 25 1 में गुणा 25 कर देंगे गुणा। कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए, 25 से 25 कट रहा है तो ये 5 से काट दो 5 25, तो ये हमारा यहाँ से निकल आएगा 25 को 5 में गुणा करो 25 पंचे 125 अनुपात 5 तिया 15 अनुपात 1। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर 125 अनुपात 15 अनुपात 1। यही हमारा आंसर हो गया। यही हम पे पूछा गया था सवाल में कि बताओ कि इनके प्रतिरोधों में क्या अनुपात होगा। तो प्रतिरोधों में छात्रों क्या अनुपात हो गया, R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर 125 अनुपात 15 अनुपात 1। ये क्वेश्चन नंबर 3 का घ का हल हुआ। अब देखते हैं पेपर में अगला क्वेश्चन कौन सा है। छात्रों सेक्शन सी के तो ये जितने भी सवाल थे हल करवा दिए आपको हमने। अब आ रहा है सेक्शन डी। डी में पहला तो है नाभ की संलयन से क्या तात्पर्य है, तो ये तो थ्योरी वाला क्वेश्चन है, आप अपनी किताब से पढ़ लेना। इसके बाद है खा नंबर और गा नंबर, खा नंबर गा नंबर और घा नहीं इंग्या नंबर, ये 3 न्यूमेरिकल पोर्शन है, इन्हें हम लोग अभी हल कर रहे हैं। देखिए कैसे हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के खा में क्या पूछा है कि निम्न प्रदर्शित परपथ की सहायता से धाराएं I1, I2, I3 और I ये 4 धाराएं दी गई हैं, इनके मान ज्ञात करने हैं। कैसे हल करेंगे, पहले देखिए ध्यान से, चित्र को ध्यान से देखिए। अगर हम कुल धारा की बात करें तो यहां से देखो स्टार्ट हुई चलना ऐसे, तो ये कितने भागों में बट गई, यहाँ के 3 भागों 1 2 3, यानी I1 I2 I3। तो कुल धारा I बराबर यहाँ से हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहली बात ये होगी। अब ध्यान से देखो चित्र में I2
ये लिखा है I3, ये लिखा I1। ये I1 वाले परपथ में ये देखो इसमें धारा नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी छात्रों? क्योंकि डायोड जो है पश्च वायस में है। कैसा है? पश्च वायस में। इसलिए इस वाले में देखो, इनके देखो निशान, इसका चित्र देखो, इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ, और ये देखो उल्टा साइड में है। इसलिए जो I1 जो धारा है इसमें नहीं जाएगी। तो यहां से हो जाएगा I1 बराबर 0। I1 तो 0 हो गया क्योंकि डायोड काय में है? पश्च वायस में है। अब दो बच्चे I2 और I3, हमने मान लिया कि इसके प्रतिरोध का नाम दे दें हम R2, इसका दे दें R3, इसका नाम दे दें, और इस वाले प्रतिरोध का डाल दें R4। इसका मान लो R1 है, क्रम से कर दें। ये I1 है तो R1, I2 है तो R2, I3 है और R3, और ये नहीं कुछ तो वहां पे R4 कर दो। अब हम लोग हल करेंगे। देखिए छात्रों, सरल है, कोई कठिन नहीं है। जब इसमें कोई धारा जाएगी नहीं तो इसका काम हो गया खत्म। अब ये दो बचे। अब बताओ छात्रों, R2 और R3 कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है कि श्रेणी क्रम में है? देखिए ध्यान से, R2 और R3 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है? बताइए, ये किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो हम लोग लिखेंगे R2 तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में छात्रों जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर का हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है क्या, कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसी क्रम में जुड़ते जाते हैं। तो हम लिखेंगे 1/ हमने मान लिया R डैश, जो तुल्य रहेगा प्रतिरोध, तो 1/R2 प्लस 1/R3। मान रख दीजिए 1/R2, R2 को मान देखो कितने ओम है? 50 ओम, तो यहाँ पे रख देंगे 50। R3 कितने ओम है? 150 ओम है, तो यहाँ पे लिख देंगे 150। भिन्न हल कर लो, गुणा कर दो सीधा सीधा। 15 का 5 में, 15 पन्ना 75, 2 जीरो है, 2 जीरो रख दीजिए। क्रॉस मल्टीपल कर दे, 150 का 1 में गुणा होगा 150, 50 का 1 में होगा 50, जोड़ दीजिए 200/7500। एक जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, कितना आ गया? 2/75। ये अभी R डैश का मान नहीं निकला है, 1/R डैश का मान निकाला। तो यहाँ से R डैश का मान निकालें तो पलट जाएगा 75/2 ओम। ये निकल आया। पलट दो का संख्या नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे, बट्टे वाला एक लिखा नहीं जाता तो उल्टा हो जाएगा 75/2 ओम। ये हमने किसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया? ये R डैश, इन दोनों का। तो इसमें तो धारा जा ही नहीं रही, इससे कोई मतलब नहीं रहा। अब देखिए छात्रों, परपथ में तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? परपथ में तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध R बराबर कितना हो जाएगा? कौन सा बचा? एक तो R4 बचा, और इधर हम निकाल ही चुके हैं R डैश, तो टोटल हो जाएगा R डैश प्लस R4। R डैश का मान कितना है? 75/2। R4 का मान देखिए छात्रों, चित्र में कितना ओम है? 100 ओम। तो R4 का मान हो गया 100। भिन्न हल कर लो, बटे 1 लेके एलसीएम ले लो, 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कर लो, तो 75 प्लस 100 दूनी 200, जोड़ दीजिए 275, जोड़ दीजिए 275/2। ये यहाँ से हमारा R का मान। ये R बराबर R डैश प्लस R4 डायरेक्ट क्यों जुड़े? बटे में क्यों नहीं हुआ 1/R1 प्लस 1/R2? क्योंकि ये जब तुल्य प्रतिरोध दोनों जुड़ जाएंगे तो फिर एक ही सर्किट बन जाएगा। तो ये कौन सी क्रम में हो जाएंगे? ये फिर श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। इसलिए श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R डैश प्लस R4, सीधे सीधे जुड़ते जाते हैं। तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध हमने निकाल लिया सर्किट में, मेरे परपथ में कितना है? 275/2 ओम। अब देखिए छात्रों, अब हम लोग क्या निकालेंगे? परपथ में कुल धारा।
परपथ में कुल धारा I का मान निकालेंगे। सबसे ये पूछा था, I का निकालेंगे, फिर I1 I2 I3। I1 तो मालूम है ये 0 है, फिर I2 I3 और बच्चे ये निकालेंगे हम लोग। कैसे निकालें? परपथ में कुल धारा I का मान सबसे पहले निकालेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से हम लोगों ने छात्रों पढ़ा है V बराबर IR। यहाँ से हम लोग I का मान निकालें तो गुणा वाले R का नीचे भाग लग जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा V बटे R। अब चित्र में देखिए छात्रों, V का मान देखो कितना दिया है 20 वोल्ट, तो V की जगह तो हो जाएगा 20 बटे R। R का मान जो हम लोग निकाल चुके हैं छात्रों पहले, कितना आता 275 बटे 2 कैलकुलेशन कर लो, नीचे वाले 2 ऊपर पहुंच जाएंगे, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 2 बटे 275। काटना चाहे तो 5 के पारे से काट सकते हैं, 5 चौको 20, पचम 25, 2 बचेंगे 25 हो जाएंगे, पचम 25, तो 4 दूनी 8 बटे 55। कितना आ गया ये 8 बटे 55। जब 8 में हम 55 का भाग देंगे तो मेरा आ जाएगा आंसर 0.145 एम्पियर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने I का मान निकाल लिया। कितना निकल के आया 0.145 एम्पियर। अब देखिए छात्रों हम लोग क्या निकालेंगे, R डैश के सिरों पर कुल विभवांतर। R डैश R2 R3 को जोड़ के जो तुल्य प्रतिरोध निकाला था, तो उनके सिरों पर हम देख रहे हैं कुल विभवांतर कितना होगा। तो सूत्र वही है ओम के नियम से V बराबर IR। तो हमने मान लिया इनके सिरों पर विभवांतर जो है V डैश के बराबर है, धारा तो वही रहेगी और प्रतिरोध कितना है तुल्य प्रतिरोध R डैश। तो सूत्र अपना बन जाएगा V डैश बराबर IR डैश। चलो मान उठा के रख देते हैं। I का मान कितना है 8 बटे 55, R डैश का मान है 75 बटे 2, 2 के पारे से काट दो, 2 चौको 8, 5 के पारे से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचेगा 25 होगा, पचम 25, तो ये हो जाएगा 15 चौको 60 बटे 11 वोल्ट। तो R डैश के सिरों पर विभवांतर निकल आया हमारा 60 बटे 11 वोल्ट। अब हमें निकालने क्या है धारा, तो I का मान तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। अब कौन कौन बचे हैं I2 और I3, I1 पहले ही से 0 है, तो हम लोग निकालेंगे I2 बराबर V डैश बटे R2। V डैश का मान कितना है 60 बटे 11 बटे R2। R2 का मान कितना है 50 ओम। अब हम लोग इसे हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, बटे 1 मान के इसका इस वाली लाइन में गुणा हो जाएगा, इसकी इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 गुणे 1 बटे 50 गुणे 11, ये 0 से 0 गया कट, तो यहां से धारा निकल आएगी अपनी I2 बराबर 6 बटे 11 पचे 55। अब जो हम लोग 6 में जब 55 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.109 एम्पियर। ये हमारी निकल के आ गई I2 धारा। अब कौन सी धारा बची है I3। चलो I3 निकालते हैं छात्रों। I3 बराबर V डैश बटे R3। V डैश का मान तो अभी हम निकाल ही चुके छात्रों, कितना आया था 60 बटे 11, तो 60 बटे 11
बटे R3 कितना है 150। चलो इसका भी सीखे मैं बटे 1 मान के, पहली गुणे चौथी दूसरे गुणे तीसरी, तो जी हो जाएगा 60 गुणे 1 बटे 11 गुणे 150। ये 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 6 1 कम 6 बटे 11 गुणे 15। 3 के पाड़े काट दो, 3 दूनी 6 3 पचे 15, तो ये आ जाएगा 2 बटे 11 पचे 55। तो यहाँ से हमारी जो धारा है वो I3 बराबर कितनी आ जाएगी, जब हम लोग 2 में इस 55 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.036 एम्पियर। ये निकल के आ गया। तो इस तरह से I1, I2, I3 के मान हमने निकाल लिए। अगर छात्रों हम उत्तर की जांच करना चाहें तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमारी कुल धारा जो यहाँ से I चली है कितने भागों बटी है I1, I2, I3, तो जो हमने लिखा था I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, I का मान कितने के बराबर है 0.145, I1 का मान 0, I2 का मान 0.109, I3 का 0.036। इन्हें ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा 6 और 9 15 की 5, यहाँ से ले 1 3 1 4 और 1.0। तो देखिए दोनों बराबर आ गए, यानी कुल धारा I के बराबर आ गई। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। लेकिन ये जांच आपको पेपर में नहीं करनी है, ये अपनी संतुष्टि के लिए, आप अपनी संतुष्टि के लिए ये जांच करके देख लें कि हमने जो क्वेश्चन हल किया है वो सही है कि गलत। छात्रों क्वेश्चन नंबर 4 का गा क्या है, जब एक धातु पृष्ठ पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक बड़ी प्रकाश आपतित होता है तब प्रकाश वैद्युत धारा के लिए निरोधी विभव 3B होता है। इसी पृष्ठ पर 2 लैम्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित करने पर निरोधी विभव B प्राप्त होता है। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए देहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, देखिए कठिन नहीं है। कैसे हल करेंगे, पहले समझो क्वेश्चन क्या कहा है कि जब एक धातु पृष्ठ पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक बड़ी प्रकाश आपतित होता है तब वैद्युत धारा के लिए निरोधी विभव का मान कितना है 3B। जब तरंगदैर्घ्य लैम्डा है तब निरोधी विभव कितना है 3B। और इसी पृष्ठ पर जब तरंगदैर्घ्य 2 लैम्डा है तब निरोधी विभव का मान V प्राप्त होता है। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए देहली तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात कीजिए, यानी लैम्डा 0 का मान हमें ज्ञात करने हैं। तो छात्रों हम लोगों ने पढ़ा है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से, तो हम लिखेंगे आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से। किसी छात्र को याद है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, बताइए क्या होता है, बोलिए बोलिए। सही है, वेरी गुड। V0 बराबर के मैक्सिमम ये होता है, और के मैक्सिमम का मान क्या होता है h न्यू माइनस h न्यू 0, ये के मैक्सिमम का मान हो गया। अब हम लोग जानते हैं न्यू बराबर क्या होता है c बटे लैम्डा, तो न्यू का मान रख दीजिए h c बटे लैम्डा माइनस h c बटे न्यू 0 है तो c बटे यहाँ से लैम्डा 0 ले लेंगे, ये निकल आया। ऊपर से कुछ कॉमन भी है, कॉमन निकाल लो। तो कॉमन में कितना HC हमने कॉमन ले लिया, तो कितना बचा 1 बटे लैम्डा माइनस 1 बटे लैम्डा 0। यहाँ से हमारा मान किसका निकल के आया V0। यहाँ से अगर हम V0 का मान निकालना चाहे तो गुणा वाली E का नीचे क्या लग जाएगा भाग, तो यहाँ से आ जाएगा V0 बराबर HC बटे E 1 बटे लैम्डा माइनस 1 बटे लैम्डा 0।
ये हमारा सूत्र निकल के आ गया काय का, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से। अब क्वेश्चन में देखो, देखिए इसमें कितनी स्थितियां दी हैं, 2 स्थितियां दी हैं। प्रथम स्थिति में क्या है, क्वेश्चन में दिया है वी नॉट की जगह है 3b और लैम्डा के स्थान पर लैम्डा ही रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा 3b बराबर hc/e 1/λ माइनस 1/λ0, समीकरण नंबर 1। सेकेंड स्थिति क्या है प्रश्न के अनुसार, वी नॉट के स्थान पर v और लैम्डा के स्थान पर कितना 2λ रख दीजिए। तो v बराबर हो जाएगा hc/e 1/2λ माइनस 1/λ0, समीकरण नंबर 2। क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग देने पर दे दीजिए, लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में। तो जी हो जाएगा 3b/b बराबर हो जाएगा यहाँ hc/e 1/λ माइनस 1/λ0 बटे इधर हो जाएगा hc/e 1/2λ माइनस 1/λ0। लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में, b से b गया कट, तो ये बचा 3 बराबर hc/e से hc/e, तो ये कितना बचा 1/λ माइनस 1/λ0 बटे 1/2λ माइनस λ0 बटे 1 मान के तिर्यक गुणा कर दो, इसका इसमें और इसका इसमें। चलो गुणा करके देखते हैं कितना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 1/2λ माइनस 1/λ0 बराबर 1/λ माइनस 1/λ0। 3 का अंदर गुणा कर दो, तो 3/2λ माइनस 3/λ0 बराबर 1/λ माइनस 1/λ0। पक्षांतर कर लो, ऐसा करते हैं कि लैम्डा वाले एक तरफ कर दो और λ0 वाले एक तरफ कर लो। तो ये निकल के आ जाएगा 3/2λ प्लस वाला 1/λ इस तरफ आएगा, काय का हो जाएगा माइनस का, लैम्डा वाले एक तरफ हो गए और λ0 वाले एक तरफ कर लो। माइनस के 1/λ0 तो पहले ही से उधर है और ये ऋण वाले उस तरफ जाएंगे तो काय के हो जाएंगे प्लस के। 1/λ ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1 बराबर, इसमें क्या है 1/λ0, इसमें भी कॉमन ले लो तो -1 प्लस 3। हल कर लो, बटे 1 लेके लासा ले लो तो 1/λ 2 एकम 2 तिर्यक गुणा कर दो, 1 का 3 में और 2 एकम 2 कैंची गुणा, 1 का 3 में और 2 एकम 2 बराबर 1/λ0, इधर हल कर लो 3 में से 1 घटा 2, तो ये आ जाएगा 1/λ 3 में से 1 घटा 1/2 बराबर 2 एकम 2/λ0। यहाँ से हमें λ0 का मान निकालने हैं, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 में, 2 का लैम्डा और 2λ 2/λ0, तिर्यक गुणा कर दो, इसका इसमें और इसका इसमें। तो λ0 का 1 में गुणा करेंगे तो λ0 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4λ। तो हम लिखेंगे छात्रों प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए देहली
तरंगदैर्घ्य लैम्डा 0 बराबर 4 लैम्डा। यही हमारा इस सवाल का हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का इंज्ञा क्या कह रहा है? एक विभव मापी के 5 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, तो तार में विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, तार की लंबाई दी हुई है 5 मीटर और क्या है, विभवांतर कितना दिया है, 2 वोल्ट। पूछा क्या गया है, विभव प्रवणता के का मान निकालने हैं। सरल है, 2 लाइन का सवाल है, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या क्या दिया हुआ है, तार की लंबाई L बराबर दिया हुआ है 5 मीटर और क्या है, 2 वोल्ट का विभवांतर V बराबर दिया है 2 वोल्ट। क्या ज्ञात करना है, विभव प्रवणता के का मान ज्ञात करना है। तो छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है, विभव प्रवणता के बराबर V/L। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। V का मान देखो कितना है, 2, L का मान 5। चलो भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 0.4। अब इकाई कैसे लिखेंगे, V की इकाई देख लीजिए क्या है, वोल्ट, तो ऊपर रहेगा वोल्ट प्रति लंबाई किसमें है, देखो मीटर में, तो वोल्ट प्रति मीटर। तो ये के का मान निकल आया हमारा, विभव प्रवणता का कितनी निकल के आ गई, 0.4 वोल्ट प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन छात्रों देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में का खा गा, ये तो थ्योरी वाले हैं क्वेश्चन, इंज्ञा भी थ्योरी वाला क्वेश्चन है। तो इसका एक भाग है 5 का घ नंबर, इसमें चित्र दिया गया है और इसमें हमें आर का मान ज्ञात करना है। देखिए छात्रों कैसे हम लोग हल करेंगे। छात्रों क्वेश्चन नंबर 5 का घ कह रहा है कि परपथ आरेख संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज प्रदर्शित करता है, तो आर के मान की गणना कीजिए। अब देखिए चित्र में आर कहाँ है, ये देखो लिखा है। इस आर का मान हमें ज्ञात करने हैं। ये ज्यादा कठिन नहीं है, सरल है। देखिए सबसे पहले हम सर्किट में देखेंगे क्या करना है हमें, ये देखिए अलग अलग है। तो इन दो जो जुड़े हुए हैं ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। इन दो समांतर क्रम वालों को पहले हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्हें जोड़ेंगे और इनका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, देखें कितना निकलता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग आर तथा 15 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में छात्रों जुड़े हैं, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर का सूत्र क्या होता है कि 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इसी क्रम में जुड़ते जाते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध हमने ले लिया है r डैश, तो 1/r1 की जगह हम ले लेंगे r प्लस 1/r2 की जगह 15। हल कर लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 15r, त्रिया गुणा कर दिए 15 का 1 में 15 प्लस r का 1 में r 1/r डैश। यहाँ से r डैश का मान अगर निकालें तो पलट दीजिए, नीचे की संख्या ऊपर कर दीजिए, ऊपर की नीचे, तो ये हो जाए 15r/15 प्लस r, इतने ओम निकल आया। ये दोनों मिलकर एक हो गए। अब हमारे चित्र की आकृति कैसी हो जाएगी, देखिए ध्यान से। इस प्रकार की आकृति हो जाएगी। ए वाला जुड़ के ये हो गया, हमने नाम दे दिया इसका आर डैश,
ये वाला दिया है हमारा 6 ओम, और नीचे वाले देखिए कितना है 3 ओम, और ये है 1.5 ओम। ये हो गया। इसने एक कंडीशन और दी है कि ये कैसा है, संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है क्या, कि P/Q बराबर R/S। ये कब होता है, थोड़ा फिगर से देख लीजिए आप। ये स्थिति होती है जब इसे मानते हैं PQRS, इस टाइप का होता है। PQRS, तो देखिए ये कार हमारा किसका करेगा, P का, ये वाला करेगा Q का, इधर वाला R का, और ये वाला S का, ये हमारे कार करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमने सूत्र पढ़ा है P/Q बराबर R/S। रखो अच्छा, P का मान कितना है 6/Q, Q की जगह कितना है R', R के स्थान पे कितना है अपना 3, S के स्थान पे कितना है 1.5। सारे मान हमने रख दिए। कैंची गुणा कर दीजिए इसका इसमें, और R' वाले का 3 में कर दीजिए गुणा, तो कितना हो जाएगा, R' वाले का 3 में करेंगे तो 3R' बराबर हो जाएगा 15 का 6 में गुणा करो, 15 6 90, और 1 अंक बाद दशमलव। तो यहाँ से निकल आया R' बराबर 9, गुणा वाले 3 का अगर भाग दे दें तो 3 त्रिका 9, तो यहाँ से निकला R' बराबर 3। अब R' का मान ये देखो रखा है, R' का मान उठा के रख दीजिए और हल कर लीजिए। R' बराबर 3, R' का मान है 15, R/15 प्लस R बराबर 3/1 मान के त्रियक गुणा कर दीजिए, इसका इसमें, इस वाले का इसमें। तो कैंची गुणा तो ये हो जाएगा 15 प्लस R, 3 बराबर 15R, 3 का गुणा कर दो 15 3 45 प्लस 3 का R में 3R बराबर 15R। अब हमें R का मान निकालना है, तो R वाले एक तरफ कर लो, तो 45 बराबर 15R माइनस 3R, घटा दीजिए। 45 बराबर 15 में से 3 घटाओ, कितना बचेगा 12R, गुणा वाले का नीचे भाग लगा दो, तो 45/12 बराबर R। अब देख लीजिए कितने के पाड़े से कट जाएगा छात्रों, तो ये हो जाएगा 45/12 बराबर R। 3 के पाड़े से काटे, 3 चौको 12 और 3 से 15, 15 तिया 45, तो ये 15/4 बराबर 8। 4 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 15 में 4 का भाग दीजिए, 4 तिया 12, 3 बचे, दशमलव लगाया, ऊपर भी दशमलव लगाया, एक जीरो बढ़ाया, 4 सत्ते 28, 2 बचे, जीरो बढ़ाया, जीरो नीचे उतारा, 4 का 4 पंचे 20, तो ये निकल आया 3.75 बराबर R। तो R बराबर निकल आया 3.75 ओम। तो जो प्रतिरोध R का मान पूछा था उसका कितना मान आया छात्रों, 3.75 ओम। तो ये जो फिगर दिया गया था इस क्वेश्चन का, ये हमारा हल हो गया और R का मान निकल आया। देखिए छात्रों, अब सेक्शन ई आया। सेक्शन ई में क्या है, पहला वाला तो थ्योरी है, नाभिकीय रिएक्टर का सिद्धांत क्या है। अच्छा, इसमें अथवा में दिया हुआ, अथवा में एक सवाल दे दिया इसने, या तो ये थ्योरी वाला करें क्वेश्चन या न्यूमेरिकल पोर्शन करें। तो देखो छात्रों, न्यूमेरिकल पोर्शन जो दिया गया है, एक समीकरण दिया हुआ है नाभिकीय अपक्रिया, और इसमें क्या पूछा है, क्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों कैसे हम हल करेंगे इसे। देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, दी गई अपक्रिया में मुक्त ऊर्जा Q का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए हमें समीकरण दिया हुआ है,
और ये सभी द्रव्यमान दिए हुए हैं। काय का मान निकाल रहा है? क्यू का। क्यू का मान कैसे निकालेंगे? तो हमें देखना है कि द्रव्यमान में कितनी हानि हुई, कितनी क्षति हुई। तो लेफ्ट हैंड साइड का द्रव्यमान अलग जोड़ लेंगे और राइट हैंड साइड का अलग। जब हम क्यू का मान निकालेंगे तो प्लस वाले उस तरफ जाते हैं तो काय के हो जाते हैं? माइनस के। तो टोटल जो द्रव्यमान होगा उसमें ये वाला द्रव्यमान घटा देंगे, द्रव्यमान क्षति निकल आएगी। कैसे हल करेंगे हम लोग? अब देखिए छात्रों, हम लोग क्या निकालेंगे? द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर, देखिए 92U235 का द्रव्यमान इस वाले का ये रख दिया, 0N1 का द्रव्यमान ये रख दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया तो इन्हें एक में जोड़ लेंगे, फिर माइनस करके राइट हैंड साइड में 54XC 140 का द्रव्यमान ये हो गया, 38SR 94 का द्रव्यमान ये हो गया, ये 93 बने हैं, और प्लस 2 ये वाले ये लिखे हैं और 0N1 का द्रव्यमान ये लिखा। बस इसे हम लोग सरल कर लेंगे। कैसे सरल करेंगे? इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, और प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ये वाला हम लोग ऐसे ही लिखे रहने देंगे, माइनस इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से इस वाले में से ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर 0.222353 AMU। ये सवाल में दिया है 1 AMU बराबर 931 MeV, तो उत्पन्न ऊर्जा बराबर डेल्टा एम गुणे 931। डेल्टा एम का हमने मान निकाल लिया, ये रख दिया और 931 ये लिख दिए। अब क्या करेंगे हम लोग? 931 का इसमें गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 208.1063 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट MeV। तो यही सवाल में हमारा पूछा गया था छात्रों, क्यू का मान बताओ। तो उत्पन्न ऊर्जा क्यू बराबर हो गई है 208.1063 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाइनल आंसर हमारा ये हो गया। यही हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है परपथ, इसकी सहायता से हमें क्या क्या ज्ञात करना है? वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, प्रेरण प्रतिघात, धारती प्रतिघात, परपथ की प्रतिबाधा, धारा तथा वोल्टेज में कलांतर, ये हमें ज्ञात करने हैं। सरल है, कठिन नहीं है सवाल। कैसे हल करेंगे? सबसे पहले ये देखिए दिया क्या गया है। सबसे पहले नंबर पे छात्रों हम देखेंगे क्या दिया हुआ है। ये देखिए C, ये क्या है? L, और ये क्या है? R। तो ये हमारा कौन सा परपथ है? LCR। ये मेरा LCR परपथ है। तो LCR परपथ के लिए पूछा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। C का मान दिया हुआ है, C बराबर दिया है 10/पाई म्यू एफ। म्यू का मतलब यहाँ छात्रों क्या है? माइक्रो। तो माइक्रो का मान हमें मालूम है कि तो 10/पाई माइक्रो का मान होता है 10⁻⁻6 फैराड। ये हो गया C का मान। इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है? L बराबर कितना दिया है? 40/पाई हेनरी। तीसरे नंबर पे दिया है प्रतिरोध R का मान कितना है? 2000 ओम। ये तो हमें चित्र में मिल गया। अब देखो छात्रों, एक समीकरण और दिया हुआ है, क्या है कि V बराबर 282 साइन 100πt, ये समीकरण दिया है। तो इसकी सहायता से हम लोग देखो क्या निकालेंगे? एक स्टैंडर्ड समीकरण होता है, उससे इसकी तुलना करा देंगे। कौन सा समीकरण होता है? कि V बराबर V0 साइन ओमेगा t से तुलना करने पर इसकी तुलना कराएंगे। जब तुलना कराएंगे तो यहां से निकल आएगा हमारा V0 बराबर कितना हो जाएगा? 282। देखो V0 के सामने कितना लिखा है? 282। साइन की जगह साइन है, ओमेगा के स्थान पर देखो कितना है? 100π, और t के सामने t है, ये यहां से निकल आया। तो छात्रों पहले नंबर पे हमें क्या ज्ञात करना है? वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान।
तो फर्स्ट भाग हम लोग लगाएंगे वोल्टेज का वर्गमाध्य मूल मान। वोल्टेज का वर्गमाध्य मूल मान, तो इसका सूत्र क्या होता है? VRMS बराबर V0/√2। ये इसका फॉर्मूला होता है। V0 का मान देखिए छात्रों कितना है? 282/√2। √2 का मान कितना? 1.41। अब इससे हम अगर दशमलव हटाना चाहें तो क्या करेंगे इसको? तो ये हो जाएगा 282/141 और ऊपर कितने का गुणा हो जाएगा? 100 का। 2 अंक बाद दशमलव है तो ऊपर 100 का गुणा हो जाएगा। ये देखो इससे 2 बार पूरा कट गया, तो ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से? VRMS बराबर 100 दूनी 200। तो ये मेरा आ गया VRMS बराबर 200 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज का वर्गमाध्य मूल मान कितने के बराबर आ जाएगा? 200 वोल्ट। ये हो गया इसका पहला भाग। सेकेंड पार्ट का क्या, इसमें क्या पूछा है? प्रेरक प्रतिघात। तो हम लोग निकालेंगे सेकेंड भाग, प्रेरक प्रतिघात। प्रेरक प्रतिघात को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? XL। XL बराबर होता है ओमेगा L। ओमेगा का मान देखिए छात्रों कितना है? ये देखो 100 पाई, तो इसकी जगह तो आ जाएगा 100 पाई। L का मान देखो 40/पाई। पाई से पाई कट गया, तो 100 का जब 40 में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और 3 जीरो रख दो, 1 2 3। इकाई क्या हो जाएगी? ओम। तो XL बराबर हमारा निकल के आ गया यहाँ से 4000 ओम। तो सेकंड जो प्रेरक प्रतिघात थे उसका मान कितना आ गया? 4000 ओम। तीसरे नंबर पे क्या निकालनी है छात्रों? धारतीय प्रतिघात। तो इसका थर्ड भाग है धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? XC बराबर 1/ओमेगा C। 1/ओमेगा, ओमेगा का मान कितना है? 100 पाई। C का मान देखिए, ये देखो दिया हुआ है कितना है? 10/पाई गुणे 10⁻⁻6। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1/1 पे कितनी जीरो हो जाएंगे? 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1000 10⁻⁻6। 3 पावर ये कम हो गई, तो ये हो गया 1/10⁻⁻3। 3 जीरो थी तो 3 पावर कम हो गई, तो ये जब ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा 10⁻3 और इसे हम लिख सकते हैं 1000 ओम। तो यहां से हमारा धारतीय प्रतिघात निकल आया, कितने आया? 1000 ओम। चौथे नंबर पे सवाल में पूछा गया परपथ की प्रतिबाधा। परपथ की प्रतिबाधा Z बराबर सूत्र होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये परपथ की क्या होती है? प्रतिबाधा। तो बराबर √R। R का मान कितना है? 2000, तो 2000 का होल स्क्वायर प्लस XL। अभी छात्रों हम लोगों ने XL का मान निकाला था, कितना था? 4000। XC का मान कितना था? 1000 का होल स्क्वायर। बस इसे हल कर लो। कैसे हल करेंगे? √2000 का होल स्क्वायर प्लस 4000 में से 1000 कम कर दीजिए, कितना बचेगा? 3000 का होल स्क्वायर √, इसे हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻3
का होल स्क्वायर, 3 जीरो है तो 10 पे पावर 3, प्लस इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 10 पे पावर 3 पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए। अंडर रूट 2 का वर्ग 4 और 10 पे पावर हो जाएंगे 3 दूनी 6, घात का घात में गुणा हो जाता है। 3 का वर्ग 3 तिरका 9, 10 पे पावर 3 दूनी 6, जोड़ दीजिए 9 4 कितना हो जाएगा 13, तो जो हो जाएगा अंडर रूट 13 गुणे 10 पे पावर 6। अब देखिए छात्रों 13 का तो हम लोग वर्गमूल ले नहीं पाएंगे, लेकिन ये घात 6 की आधी हो जाएंगे, 6 की आधी घातें कितनी होगी 3, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 13 गुणे 10 पे पावर 3 ओम। ये हमारी निकल आई परपथ की प्रतिबाधा, जेड का मान निकल आया। तो परपथ की प्रतिबाधा छात्रों कितनी निकल के आई है, अंडर रूट 13 गुणे 10 पे पावर 3 ओम। लास्ट भाग में क्या पूछा गया है, पांचवा भाग, धारा तथा वोल्टेज के बीच क्या निकालना है हमें, कलांतर। क्या सूत्र छात्रों हमने पढ़ा है कि tan फाई बराबर XL माइनस XC बटे R, ये सूत्र पढ़ा है, XL माइनस XC बटे R। XL का मान अभी छात्रों हमने निकाला था, कितना निकला था 4000, XC का मान 1000 बटे R का मान ये देखो दिया हुआ है कितना है 2000। हल कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, यहां से tan फाई बराबर 4000 में से 1000 कम कर दीजिए 3000 बटे 2000, देखो 0 1 2 3 1 2 3, तो ये आ गया 3 बटे 2, 3 में 2 का भाग दे दीजिए 1.5, तो ये छात्रों मेरा आंसर आ गया किसके बीच में, धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर। तो ये छात्रों आपका क्वेश्चन नंबर था 7। देखिए छात्रों अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, कि 60 अंश अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्या दिया है, अपवर्तनांक अंडर रूट 2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। अपवर्तक कोण कितने अंश का दिया है, ये 60 अंश का। देखिए छात्रों बिल्कुल सरल है ये सवाल, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा है। कैसे हम लोग हल करेंगे, सबसे पहले जो दिया है उससे हम लोग लिखेंगे, क्या दिया है, अपवर्तक कोण को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ए बराबर दिया है 60 अंश। अपवर्तनांक को हम लोग काय से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, एन बराबर दिया है अंडर रूट 2। तो ये देखो 4 पार्ट दिए हैं, इसके चारों पार्ट हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए छात्रों कैसे हल करेंगे, सबसे पहले देखिए ध्यान से क्या कहा है, पहले में अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण को हम लोग छात्रों कहते हैं डेल्टा एम। तो पहले नंबर पे तो हमें डेल्टा एम ज्ञात करने हैं। दूसरे नंबर पे है आपतन कोण, फिर अपवर्तन कोण, फिर निर्गत कोण। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा एम निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन ए बाई 2, ये हम लोगों ने फार्मूला छात्रों पढ़ा है। चलो रख दीजिए सब मान, एन का मान कितना है अंडर रूट 2 बराबर साइन ए का मान कितना है 60 अंश प्लस डेल्टा एम हमें ज्ञात ही करने हैं बटे 2 बटे साइन ए का मान कितना है 60 अंश, 60 अंश बटे 2। चलो छात्रों हल करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 बराबर साइन
60 अंश प्लस डेल्टा m बटे 2 पूरे बटे, ये देखो 2 से कट रहा है, 2 से 60 काट दो, कितने बार कट जाएगा? 30 बार। तो ये हो जाएगा साइन 30 अंश बटे 1 मान के क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो जी हो गया √2 साइन 30 अंश बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बटे 2 √2। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बटे 2। अब देखिए ये √ से ये जब हम काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? ये √ बार कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 1/√2 बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बटे 2। 1/√2। अच्छा तो बताओ साइन में कितने अंश का मान होता है? कितने में होता है? 45 अंश। वेरी गुड। तो ये काय का मान हो गया? साइन 45 अंश। साइन 45 अंश बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बटे 2। साइन से साइन हट गया, तो ये आ गया 45 अंश बराबर 60 अंश प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे 1 मान के क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो 2 का इधर हो जाएगा, तो 45 दूनी 90 अंश बराबर 60 अंश प्लस डेल्टा m। प्लस वाले 60 इस तरफ आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे बराबर डेल्टा m। 90 में से 60 घटा दो तो 30 अंश बराबर डेल्टा m। ये देखो हमारा डेल्टा m का मान निकला है। कितने अंश आया? 30 अंश। और डेल्टा m किसे कहते हैं? डेल्टा m, डेल्टा m को हम लोग क्या कहते हैं? अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m बराबर 30 अंश। तो ये हो गया पहले भाग का हल। अब देखिए छात्रों, हमें सेकंड भाग क्या निकालना है? आपतन कोण। तो सेकंड भाग है आपतन कोण। आपतन कोण को हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर सूत्र होता है A प्लस डेल्टा m बटे 2। A का मान देखो कितने अंश है? 60 अंश। डेल्टा m अभी हम लोग निकाल चुके हैं, कितने अंश आया था? 30 अंश बटे 2। 60 में 30 जोड़ दो, 90 अंश बटे 2। 90 को 2 से काट दीजिए, 2 से कटेगा, कितना आ जाएगा? 45। तो ये आ गया 45 अंश। तो I का मान कितना आ गया? 45 अंश। यानी हमें क्या निकालना था अभी? आपतन कोण। तो आपतन कोण का मान निकल के आ गया कितना? 45 अंश। तीसरे नंबर पे हमें क्या निकालना है? अपवर्तन कोण। थर्ड भाग है, क्या निकालने हैं हमें? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण छात्रों, अपवर्तन कोण को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो R बराबर होता है सूत्र A/2। A जहां A क्या है? अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण का मान देखो छात्रों कितना दिया है? 60 अंश बटे 2। 2 से काट दीजिए, 30। तो R बराबर आ गया 30 अंश। इसका मतलब अपवर्तन कोण हमारा कितना अंश आ गया? 30 अंश। अब लास्ट भाग बचा है इसका, क्या पूछा है? निर्गत कोण। क्या निकालना है चौथे भाग में? निर्गत कोण। निर्गत कोण को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कोण E हमें निकालने हैं। छात्रों देखो सवाल में दिया गया था अल्पतम विचलन की स्थिति में, तो हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि अल्पतम विचलन की स्थिति में निर्गत कोण
आपतन कोण के बराबर होता है। अल्पतम विचलन की स्थिति में निर्गत कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। तो निर्गत कोण को हम लोग क्या कहते हैं? ई कोण ई बराबर आपतन कोण को क्या कहते हैं? आई। तो कोण आई का मान कितना है? अभी हम लोग छात्रों निकाल चुके हैं 45 अंश। तो कोण ई बराबर 45 अंश, ये हमारा निकल आया निर्गत कोण। तो ये इस क्वेश्चन के ये इतने 4 भाग थे, जिसका हल बहुत ही सरल है। इस क्वेश्चन में देखो छात्रों क्या कहा गया है कि प्रकाश की किरण माध्यम 1 अपवर्तनांक n1 से माध्यम 2 अपवर्तनांक n2 में प्रवेश करती है। यदि n2 ग्रेटर देन n1 तथा अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण परस्पर कैसी है? लंबवत है। ये बात सुनिए, अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण ये कैसी हैं? परस्पर लंबवत हैं। तब सिद्ध कीजिए कि क्रांतिक कोण n2 माध्यम में होगा, और ये सिद्ध करना है मैं IC बराबर साइन इनवर्स कॉट R डैश। ये हमें सिद्ध करना है। पहले छात्रों चित्र में देखिए क्या है। ये देखो आ रही है किरण, तो आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं, इसका नाम होता है आपतित किरण। इस बिंदु पर टकराने के बाद ये देखो परावर्तित हो गई, तो इस किरण को हम लोग कहेंगे कौन सी किरण है? ये परावर्तित किरण। और एक माध्यम से इस दूसरे माध्यम जो इधर आ रही है, इस किरण को हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। ये फिगर हमें पेपर में दिया गया है। तो देखिए छात्रों हम कैसे इसे हल करेंगे। देखिए छात्रों वीडियो हमारा काफी लंबा होता हुआ जा रहा है, इसलिए इसका हल हमने लिख कर रख रखा है। देखिए इसे कैसे हल करेंगे, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सवाल में ये दिया हुआ है कि अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण परस्पर लंबवत हैं। ये कैसी हैं? लंबवत हैं। लंबवत मतलब 90 अंश का। ये पेपर में दे रखा है हमें ये 90 डिग्री का। तो इसका मतलब यह हुआ R प्लस R डैश बराबर 90 अंश। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरे नंबर पे सुनिए, जब परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण दोनों 90 अंश पर होती हैं, तो ब्रूस्टर के नियम से क्या होता है? आपतन कोण प्लस अपवर्तन कोण का मान कितने के बराबर होता है? 90 अंश का होता है। किसके नियम से? ब्रूस्टर के नियम से। तो देखिए आपतन कोण का मान कितना है? I, तो हमने लिख दिया I प्लस अपवर्तन कोण का मान कितना है? देखो अपवर्तन कोण R डैश, तो हमने लिख दिया R डैश बराबर 90 अंश। इसे डाल दिया समीकरण नंबर 2। अब हमने क्या किया छात्रों? समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, तो समीकरण नंबर देखिए छात्रों ये है, तो इसको लेफ्ट से लेफ्ट घटाएंगे और राइट को राइट। तो इसके लेफ्ट में देख लीजिए R प्लस R डैश माइनस समीकरण नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए I प्लस R डैश, ये लिख लिया बराबर राइट हैंड साइड में इसके भी 90 है और इसके भी 90 है, तो 90 में से 90 घटा दिया। जब 90 से 90 घट गया तो ये गया कट गया, तो ये हमारा आ जाएगा। ये कोष्टक खोलेंगे, अंदर के साइन बदल जाएंगे। R प्लस R डैश माइनस की I हो जाएगी माइनस का R डैश बराबर 0। 90 से 90 कट गया, कितना हुआ छात्रों? 0। यहाँ निकल के आ गया R माइनस I बराबर 0। तो यहाँ पर हमने R को इस तरफ पक्षांतर कर दिया, तो माइनस I बराबर माइनस R, माइनस से माइनस कट गया, हमारा यहाँ से निकल के आ गया I बराबर R। अब देखिए छात्रों पुनः समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या है कि R प्लस R डैश बराबर 90 अंश। तो R बराबर 90 माइनस R डैश, प्लस वाला R डैश उस तरफ जाएगा, काय का हो जाएगा? माइनस का। पुनः ब्रूस्टर के नियम से n1 बटे n2 बराबर होता है 10I। तो यहाँ से हम मान निकालेंगे 10I। I का मान काय के बराबर है? R का, तो I के स्थान पे हमने R रख दिया। फिर हो जाएगा 10R, R का मान कितने के बराबर है? 90 माइनस R डैश, तो R के स्थान पे हमने लिख दिया 90 माइनस R डैश। समीकरण नंबर 4 से छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो यहाँ से हमारा मान निकल आया कॉट R डैश। इसका मान निकल आया n1 बटे n2 का। इसके बाद छात्रों देखिए
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम से क्या है कि n2/n1 बराबर 1/sin c। हमारे पेपर में c के स्थान पर IC लिखा है तो हम लोग IC लिख देंगे। तो यहाँ से अगर पलट दें, नीचे की संख्या ऊपर कर दें, ऊपर की नीचे कर दें, तो ये हो जाएगा n1/n2 बराबर, इसे भी पलट देंगे नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे, तो बटे 1 आ जाएगा और 1 का किसी संख्या में भाग देंगे छात्रों तो उतना ही रहेगा। तो यहाँ से आ जाएगा n1/n2 बराबर sin IC। n1/n2 देखिए छात्रों, n1/n2 का मान हमने कितना निकाला, ये देखिए cot r डैश, तो इसके स्थान पे आ जाएगा cot r डैश बराबर साइन IC। यहाँ से साइन इस तरफ आ जाएंगे तो इधर इनवर्स लग जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स कॉट r डैश बराबर IC। यही हमें क्वेश्चन में सिद्ध करना था। ये इसका हो गया सॉल्यूशन। देखिए छात्रों, इसका क्वेश्चन नंबर 9 और ये लास्ट है, जो कितने नंबर में पूछा गया, 5 नंबर में पूछा गया है, सिद्ध करना है। क्या कहा है क्वेश्चन में, एक बैटरी R1 प्रतिरोध में T समय तक I1 धारा प्रवाहित करती है तथा एक अन्य प्रतिरोध R2 में उतने ही समय तक I2 धारा प्रवाहित करती है। यदि दोनों दशाओं में प्रतिरोधों में समान ऊष्मा उत्पन्न हो तब सिद्ध कीजिए कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर √R1 R2। हाँ देखिए छात्रों, इसका भी सॉल्यूशन हमने लिख कर रखा है क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा हो रहा है। देखिए इसे कैसे हम हल करेंगे। माना सेल का विद्युत वाहक बल किसके बराबर है, E। सेल का विद्युत वाहक बल E के बराबर है। हमने माना प्रतिरोध R1 में धारा I1 तथा प्रतिरोध R2 में धारा I2 है तथा I1 बराबर हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है E/R+R, जहां R क्या है, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध है, E क्या है विद्युत वाहक बल और I क्या है धारा। तो पहले के लिए हमने क्या लिखा है, I1 बराबर E/R+R1। दूसरे के लिए I2 बराबर E/R+R2। बस इसमें 1 कर दो तो इसमें आ जाए कितना, 2 कर दो। दोनों प्रतिरोधों में T समय में प्रवाहित ऊष्मा समान है अतः H1 बराबर H2। H बराबर होता है I²RT, तो पहले के लिए हो गया I1² और दूसरे के लिए होगा I2²R2T। अब देख लिए I1 का मान यहाँ से उठा के रख दीजिए, ये रख दिया, वर्ग है वर्ग लगा दिया, R1T ऐसे ही लिखा रहने दो। इधर आ जाए जी I2 का मान ये देखो है, उठा के रख दीजिए, वर्ग है वर्ग लगा दो, R2T ऐसे ही लिखा रहने दो। अब देखो छात्रों, ये वर्ग अलग अलग कर दो, नीचे वाला होल वर्ग रहेगा, ऊपर वाला सीधा E पे लग जाएगा वर्ग। तो देखिए कितना हो गया, E²/R+R1 का होल स्क्वायर R1T बराबर E²/R+R2 का स्क्वायर R2T। T से T कैंसिल हो गया, E² से E² कैंसिल हो गया, कितना बचा R1/R+R1 का होल स्क्वायर R2/R+R2 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया है कि R1 का इधर राइट हैंड साइड में भाग दे दिया, नहीं क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो ये ऊपर पहुंचा दिया, ये ऊपर वाली R1 नीचे ले आए तो ये ऊपर आ गया, देखो ये बन गया हमारा। अब A+B का होल वर्ग खोल दिया मैंने, इसका भी A+B का होल वर्ग खोल दिया, ये आ गया, त्रियक गुणा कर दिया, कैंची गुणा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद इसका होल वर्ग R1 का गुणा किया तो हमने ये बन गया, R2 का गुणा किया तो ये आ गया, ये दोनों पद समान हो गए तो इससे ये कट गया। अब हमने क्या किया, बचे हुए पद लिख लिए। अब हमने क्या किया, कैपिटल R1 R2 वाले एक तरफ कर लो और स्मॉल r वाले जी एक तरफ कर लो, तो ये देखो एक तरफ कर लिए हमने। इसमें देखो R ये देखो कॉमन है तो कॉमन ले लिया, तो कितना बचा R1 - R2। इसमें देखो R1 R2 कॉमन है तो इसमें बचा R1 - R2, R1 - R2 से R1 - R2 कट गया, तो यहाँ बचा R² बराबर R1 R2। इधर से वर्ग हटाएंगे तो इसे अंडर रूट लग जाएगा। ये हो गया लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। ये देखो छात्रों 2022 के पेपर का पूरा सॉल्यूशन है, सरल भाषा में है, आप लोग अवश्य तैयार कर लें। हो सकता है आगामी परीक्षा में इससे कुछ ना कुछ अवश्य पूछा जाए। धन्यवाद।